मित्रों नमस्कार। मैं सुबोध सिंह शिवगीत आज कथा कहानियों की श्रृंखला में हिंदी ही नहीं विश्व के स्तर पर जो कुछ श्रेष्ठ कहानियां उसमें से एक कहानी उसने कहा था, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, लेकर आया हूँ। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 3 कहानियां हैं। कहा जाता है कि सुखमय जीवन, उसने कहा था और बुद्धू का कांटा। मात्र 3 कहानियां लिखकर कोई रचनाकार कालजयी हो जाए, ये उदाहरण सिर्फ और सिर्फ चंद्रधर शर्मा गुलेरी के साथ है। उसने कहा था एक कहानी प्रेम और समर्पण पर आधारित एक कहानी है। एक 12 वर्ष का लड़का और 8 वर्ष की लड़की बचपन में आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इसको प्रेम भी कहा जा सकता है, मित्रता भी कही जा सकती है। और अमृतसर के 2 टोले में रहने वाले 2 बच्चे जो अपने बड़े मामा घर आए हैं, मिलते हैं शहर की एक दुकान पर, और वहाँ 2 महीने तक आपस में रहते हैं। और उसके बाद जो मित्रता पनपती है, प्रेम पनपता है, वह प्रेम अंतिम हद तक समर्पण और त्याग का प्रतिरूप हो जाता है। कहा जाता है कि त्याग का अपूर्व उदाहरण है यह कहानी। उसने कहा था जो विश्व युद्ध की विभीषिका में लड़ने वाले एक जमादार और सूबेदार के बीच, जो सूबेदारनी है और जमादार लहना सिंह के बीच क्या प्रेम पनपता है। अपने प्राण का न्योछावर करके भी वो अपनी प्रेमिका, अपनी प्रियतमा, जो उसकी पत्नी भी नहीं बन सकी, उसके प्रति प्रेम का कैसा निश्चल निर्वाह करता है। चलिए हम लोग सुनते हैं। उसने कहा था। चर्चाएं तो बहुत सुनी होगी आपने, मगर आज मैं उस कहानी को आपके बीच लेकर आया हूँ। थोड़ा समय लगेगा, मगर कहानी मुझको लगता है हृदय के उस अतल गहराई तक पहुँचेगी जिसकी आज जरूरत है। बड़े बड़े शहरों में इक्के गाड़ी वालों की जुबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगाएं। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी को अपना निकट संबंध स्थित करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरों को चीत कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लट्ठी वाले के लिए ठहर कर सबका समुद्र उमड़ाकर बचाओ खाला जी, हटो भाई जी, ठहरना माई, आने दो लल्ला जी, हटो बच्चा कहते हुए सफ़ेद फेटों, खच्चरों और बत्तखों, गन्ने और खोमचों और भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती है, मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चुनौती देने पर भी लीक से न हटती तो उनकी बचनावली कि ये नमूने हैं। हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। समष्टि में इनके अर्थ हैं, तू तो जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच से होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की दुकान पर आ मिले। ऐसे ही बम्बू काट वालों से बचते हुए एक लड़का और एक लड़की चौक पर एक दुकान में आकर मिले। उनके बालों और उनके ढीले सूथने से जान पड़ता है कि दोनों सिख हैं। वह यानी लड़की, वह अपने मामा के केस धोने के लिए वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया है। और यह रसोई के लिए बड़ियां लेने आई है। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था। शेर भर गीले पापड़ों की गट्टी ली, गिने बिना हटता न था। तेरे घर कहाँ हैं? मगरे में। और तेरे मांझे में यहाँ कहाँ रहती है? ये दोनों में स्वाभाविक परिचय हो रहा है। तेरे घर कहाँ हैं? मगरे में। और तेरे मांझे में यहाँ कहाँ रहती हो? अतर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। एक गुरु बाजार में मामा के यहाँ आया हुआ है।
इतने में दुकानदार निकला और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर वो साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? कुड़माई मैंने शादी। तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर टक कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर ही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं यह रेशमे का कढ़ा हुआ सालू? देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू? लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते पर उसने पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं जाकर घर पहुंचा। ये तेरी कुड़माई हो गई? धत तेरी की। तो ठीक था, मगर कहा जब सुना कि हाँ हो गई तो लड़के अपने आपे से लड़का बाहर हो जाता है और जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है आपने सुनी। कहानी दूसरे अंदाज में जाती है। अब युद्ध का दृश्य है। ऐसा युद्ध का दृश्य हिंदी साहित्य में अनुपलब्ध है। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है? रात दिन खंदकों में बैठे हड्डियां कड़ गई। लुधियाना से 10 गुना ज्यादा जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से। पिंडलियों तक कीचड़ में धसे हुए हैं। गनीम कहीं दिखता नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो भी खंदक से बाहर साफा या कुहानी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी के लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह और 3 दिन हैं। 4 तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करके और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी माने फ्रेंच, उसी फिरंगी मेम के बाग में मक्खन किसी हरी घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वो जो फिरंगियों से बचाने के लिए आए हैं तो वो भरपूर स्वागत कर रहे हैं उनका। 4 दिन तक पलक नहीं झपी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल आया। फिर 7 जर्मनों को अकेले मार कर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था। 4 मील तक एक जर्मन को नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल साहब ने हट जाने का कमान दिया। नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा, लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है। एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? जर्मन के साथ युद्ध की स्थिति है। विश्व युद्ध चल रहा है। सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करें क्या? हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बवालियों से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ, सिगड़ी के में कोले डाल। वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियां भरकर खाई का पानी बाहर फेंको। महा सिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे पर पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का अर्पण। इस पर सब खिलखिलाकर हंस पड़े और उदासी के बादल फट गए। युद्ध में भी ये सैनिक हंसने जाने के कुछ उदाहरण खोज लेते हैं। खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा,
अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा जमीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लेंगे, या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मेम। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तम्बाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हट करती है, ओठों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? ये बोधा सिंह उसी सरदारनी का बेटा है, सूबेदार का भी बेटा। अच्छा है, जैसे मैं जानता ही न हूँ। रात भर अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। ये लहना सिंह, बोधा सिंह जो सरदारनी का बेटा है, उसको अपने कपड़े देता है और रात भर खुद ठंड में कांपता है। सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो, उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखी लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम न मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा भाई कीरत सिंह की गोद में, पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। गांव की याद करता है। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है? मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, कैसे? दिल्ली फिर गीत बजता है। दिल्ली शहर ते शोर नू जान दिए, कर लेना लौंगा दा व्यापार माड़िए, कर लेना नादेड़ा सौदा आड़िए। लाना चटाका कद्दूए नू कद्द बनाए वो मज़ेदार गोरिए, हुण लाना चटाका कद्दूए नू। कौन जाता था कि दाढ़ियों वाली घरबारी सिख ऐसा गीत गाएंगे, पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। युद्ध में भी यह पंजाबी गीत उनमें एक रौनक ले आता है। अब तृतीय दिश बदलता है। दोपहर रात हो गई, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बारन कोट ओढ़कर सो रहा है, ओवरकोट ओढ़कर सो रहा है बोधा सिंह। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह में लगाकर पूछा, कहो कैसे हो, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, ठंड से कपकपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना, मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से मेमे बुन बुन कर भेज रही हैं, गुरु उनका भला करे। यूँ कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगता है। सच कहते हो, खुद जाड़े में रहता है और बोधा सिंह की रक्षा करता है, और नहीं तो झूठ। यूँ कहकर नहीं करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। मेमे कहाँ से जर्सी भेजेंगी? ये तो कहानी है। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब। हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तन कर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से हिदायत जर्मन नहीं हैं। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव हैं, जहाँ मोड़ हैं वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। यहाँ जो तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले जा, उनसे जा मिलो, खंदक छीन कर वहीं जब तक हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा। जो हुक्म। उधर से एक लेफ्टिनेंट साहब का आदेश आता है। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई, कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की
सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब की पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों के कटे हुए बाल कहाँ से आ गए? शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसके रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? उसको शक हो गया कि ये लेफ्टिनेंट साहब डुप्लीकेट हैं। लड़ाई खत्म होने पर, क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं है? नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ हैं? याद है पार साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जागीधरी जिले के शिकार करने गए थे। हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे, खोते मैंने गधा, गोधे पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को गया था। देखिए उल्टी पलटी बातें करके परख रहा है कि ये लेफ्टिनेंट ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है। जल चढ़ाने को कहा गया था। बेशक पाजी कहाँ का, सामने से यह नीलगाय निकली कि कैसी बड़ी बड़ी मैंने कभी न देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे से निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे ही। हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा। उसने झपट कर निश्चय कर लिया क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह? हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई है? जरा तो आंख लगने दी होती। होश में आओ, कयामत आई और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन कर आई है। क्या? लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए या कैद हो गए उनकी वर्दी पहनकर। यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने उसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की है। शौहर साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए। धोखा है। सूबेदार हीरा कीचड़ के चक्कर काटते फिरेंगे। यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम जल्दी से जल्दी लौट आवें। खंदक की बात झूठी है, चले आओ। खंदक के पीछे से निकल कर जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। तुरंत लहना सिंह इधर वजीरा सिंह को भेजता है कि हम डुप्लीकेट लेफ्टिनेंट के चक्कर में पड़ गए हैं और उन लोगों को गलत मार्ग पर भेज दिया गया है। हुक्म तो यह है कि ऐसी की तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख। एक अकाल या सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से पिचक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब के जेब में बेल के बराबर 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखते कि बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर गई। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंखें मीन गॉट कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने 3 गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंका और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, कैसा मिजाज है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जगाधारी के जिले में नील गायें होती है और उनके 2-2 फीट 4 इंच के सींग होते हैं। यह
कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं, खोते यानी गधे पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सिखाए? हमारे लपटन साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंख चाहिए, 4 आंख। 3 महीने हुए तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था, औरतों के बच्चे होने पर ताबीज बांटता था, उसे तो मैंने गांव से भगा दिया। 2 फायरों ने साहब की जेब से पिस्तौल, ये तो गांव की बात कह रहा था, इसी बीच साहब अपनी जेब में पिस्तौल रखे थे। साहब की जेब से पिस्तौल चली और लहना की जांघ में गोली लगी। उधर लहना की हेनरी मार्टिनी की 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाक सुनकर सब दौड़े आए। बोधा सिंह चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया, और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। लहना सिंह उस डुप्लीकेट लपटन को तो मारने के लिए तत्पर हुआ, मगर उसने भी अपनी जेब से गोलियां लगाई जो उसकी जांघे पर लग गई। मगर इस आवाज़ से उसके जो दूर से मित्र लौटाने गया था वो लौट आए थे। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लहना सिंह तक कर मार रहा था, वह खड़ा था, वे लेटे हुए थे, और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी दी फतह, वाह गुरुजी दी खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौकों पर जर्मन चक्की के 2 पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबादार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते आ गए थे। वो जो बुलाने के लिए भेजा था वो लौट गए, वो पीठ तरफ से चला रहे थे, और इधर 8 तो थे ही जो 1.25 लाख के बराबर एक एक को मानते थे। हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और एक अकाल सिखों की फौज आई। वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी दी खालसा, सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे या कराह रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली पर एक गोली लगी। उसके घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमर बंद की तरफ लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना को दूसरा घाव भारी लगा है। अब लहना को दूसरी गोली लग चुकी है, मगर सूबेदार को भी गोली लगी है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश में संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नामक सार्थक होता है। हवा ऐसी चल रही थी जैसे वाणभट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचर्य कहलाती है। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों में से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुना और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को, जो द्रुत बुद्धि है, की सराहना कर रहे थे कि तू न होता तो आज हम सब के सब मारे जाते। लहना सिंह ने सबों को बचा लिया था, चूंकि उनको भेज दिया गया था एक जाल में। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिने और खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चल दी। कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था, सुबह होते होते सब वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए, दूसरे में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर से बर्रा रहा था, वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है लहना सिंह, तुम्हें बोधा जो पुत्र है उनका, उसकी तुम्हारी कसम है, और सूबेदारनी की जो सौगंध है, जो इस गाड़ी में न चले आओ। लहना सिंह यहीं रुक जाता है और
वह चाहता है कि बोधा चला जाए और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं, वजीरा सिंह मेरे पास है ही। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ, सुनिए तो, आप भी चढ़ जाओ, सुनिए तो। सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे उसने कहा था वह मैंने कर दिया। ये लहना सिंह कहता है कि मैंने जो कहा था वो कर दिया। बोधा गाड़ी पर लेट गया और कहता है कि और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे उसने जो कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी। सूबेदार के चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़ कर कहा, तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं। सरदार सूबेदार उपकृत है, कहता है कि तुमने अपने प्राण देकर मेरे बेटे बोधा को बचाया है, मेरा और बोधा का प्राण बचाया है। लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। ये वजीरा जो उसका मित्र वहाँ रह जाता है, लहना उसको कहता है कि अब मुझको थोड़ा पानी पिला दे। कहानी अब अंतिम चरण में है। मृत्यु के कुछ समय पूर्व स्मृतियाँ बहुत साफ हो जाती हैं। जन्म भर की घटनाएं एक एक कर सामने आती हैं और सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं। समय की धिंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अब जब पानी पी रहा है, अपने दोस्त को अपनी बेल्ट खोलने कहता है, तब उसकी स्मृतियाँ साफ हो जाती है। क्योंकि उसने तो सूबेदार को और बोधा सिंह को भेज दिया और खुद रह गया वहाँ लहना सिंह। मृत्यु के समय स्मृतियाँ साफ हो जाती हैं। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। मृत्यु के समय ऐसा होता है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। मृत्यु के समय वो दृश्य उसके सामने फिर पहुंच जाता है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा, उसने कहा हाँ कल हो गई। देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे। अब दृश्य अंतिम चल रहा है। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। लहना सिंह 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। न मालूम वह कभी मिली भी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की भी चिट्ठी मिली। सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया। बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है। लहना सूबेदारनी तुमको जानती हैं, बुलाती हैं, जा मिल आ। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती हैं? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। आशीष सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। क्या दृश्य है! स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूं, मेरे तो भाग फूट गए। स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया।
एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है। पर सरकार ने हम तीमियों की, औरतों की, हम स्त्रियों की एक घंघरिया पलटन क्यों नहीं बना दी? मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए 1 वर्ष हुआ। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 वर्ष हुआ, उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी न जिया। सूबेदारनी रोने लगी, अब दोनों जाते हैं, अब तेरे साथ आज ये दोनों जा रहे हैं। मेरे भाग तुम्हें याद है, एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकानदार के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यानी सूबेदार और को बचाना और बेटे बोधा सिंह को बचाया। बोधा के बाद 4 हुए मगर कोई नहीं बचा। जैसे तुमने मेरे प्राण की रक्षा की थी, उस जगह आज इन दोनों की रक्षा करना, इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई, घर के अंदर चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है, जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधा घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्टे पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे। बस अब की हाड़ मैंने आषाढ़, अब की आषाढ़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों वहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 681, सूची मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। ये कहानी थी। उसने कहा था, अपने बचपन के प्रेम के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उस युद्ध में चाहता तो वो खुद बच सकता था, मगर सूबेदार और उसके बच्चे बोधा को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है। क्योंकि बचपन में उसने प्रेम किया था और उसको वचन दिया था, उसने वचन लिया था कि मेरे इन दोनों को बचाना। तो वजीरा सिंह अपनी प्राण देकर भी उसने जो कहा था उसको निभाने में अपनी जिंदगी को समर्पित कर देता है। प्रेम और समर्पण की ये कहानी, विश्व युद्ध के बाद प्रेम के पनपाने की ये कहानी, प्रेम के लिए आहूत हो जाने की कहानी आज भी हिंदी साहित्य के लिए एक अद्वितीय कहानी है। 1915 सरस्वती में प्रकाशित यह कहानी आज भी हिंदी साहित्य के लिए गौरव है। प्रेम और उत्सर्ग की यह समर्पित कहानी मैं आज आपको सौंप कर अति प्रसन्न हूँ। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा की अमर कहानी है और यह अमर प्रेम कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने राय विचार आप मुझे जरूर देंगे। इस चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने मंतव्य देंगे। सुबोध सिंह शिवगीत का प्रेम भरा नमस्कार। जय हिंद।